सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने अभी तक आपका एक तरीके से क्या पढ़ा था, वाटर रिसोर्सेज पढ़ लिया था, लैंड डिग्रेडेशन, इस तरह से हमने क्रॉप के लिए भी पढ़ लिया था, एग्रीकल्चर के लिए भी पढ़ लिया था। तो अब आपका फिफ्थ पॉइंट आता है नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर एनर्जी रिसोर्सेज। देखिए, अब हम इसको बताते हैं कि आपकी एनर्जी एक क्या होती है। एनर्जी का आपका मतलब होता है एक कैपेसिटी जिस पर हम काम कर सके। हमारी बॉडी की, मान लो अगर मैं एनर्जी की बात करती हूँ बॉडी की, तो हमारी बॉडी की वो कैपेसिटी जिससे हम काम कर सकते हैं एनर्जी कहलाती है। एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। तो हमें वर्क करने के लिए, हमारी बॉडी वर्क करने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है, जो कि हमें किससे मिलती है? फूड से मिलती है। देखिए, हमने अब फूड रिसोर्सेज पढ़ लिए थे। तो फूड रिसोर्सेज हमारे किस लिए आते हैं? ताकि हमारे बॉडी में आपके एक तरीके से एनर्जी बनी रहे। और एनर्जी किसके लिए चाहिए? ताकि हम काम कर सके। तो इस तरह से आपकी एनर्जी होगी, जो फूड रिसोर्सेज हो गई, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं। तो अब देखिए, इसमें अगर हमने क्लासिफिकेशन करनी है आपके एनर्जी रिसोर्सेज की, तो वो किस तरह से होएगी? तो फर्स्ट इसमें आता है आपका रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिससे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आपका जो एनर्जी रिसोर्सेज जो कि आपके क्या हो, रिन्यू कर सकते हो, हम रिसाइकल कर सकते हो, तो वो आपके नेचर में ख़त्म नहीं होते, डिप्लीट नहीं होते। तो इस तरीके से उनको क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज, लाइक विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियो केमिकल एनर्जी, बायोमास एक्सेट्रा। नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं? जिनको हम दोबारा नहीं बना सकते, जो कि रिप्लेस्ड आपके नहीं हो सकते नेचुरल प्रोसेसेस में, लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो ये थे आपके रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। नेक्स्ट आपकी क्लासिफिकेशन आती है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये आपके वो रिसोर्सेज हैं एनर्जी के, कन्वेंशनल वाले, जो ट्रेडिशनली हम बहुत टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, जैसे कि आपका कोल, पेट्रोलियम, न्यूक्लियर एनर्जी होगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होगी, फ्यूल, वुड, काउ डंग एक्सेट्रा। जो हम बहुत टाइम से, मतलब एक तरीके से ट्रेडिशनली जो हम यूज़ करते आ रहे हैं, उनको कन्वेंशनल आपके एनर्जी रिसोर्सेज बोलते हैं। और नॉन कन्वेंशनल का मतलब वो है वो एनर्जी रिसोर्सेज जो कि अभी कुछ टाइम पहले ही रिसेंटली आपके डेवलप्ड किए गए हैं, ताकि हम उन्हें यूज़ कर सकें। और इनके जो यूज़ है वो लिमिटेड है, लाइक आपके सोलर होगी आपकी, ये भी अभी रिसेंटली है, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस। तो इस तरह के जो हमारे न्यूली डेवलप्ड रिसोर्सेज हैं एनर्जी के, उन्हें हम नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। थर्ड आपका आता है कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज। कमर्शियल में है आपका जैसे कि वो एनर्जी रिसोर्सेज जो आपके लार्ज स्केल पर यूज़ होते हैं, कमर्शियल स्केल पर यूज़ होते हैं, लाइक पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर पावर। तो इस तरह के जो आपके एनर्जी रिसोर्सेज हैं, इन्हें कमर्शियल बोलते हैं। और नॉन कमर्शियल वो होते हैं जो स्मॉल स्केल पर आपके यूज़ होते हैं, लाइक आपका फायरवुड हो गया, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, एनिमल डंग हो गया, जो पहले यूज़ होते थे हमारे। ठीक है, तो ये अब इतने उस स्केल पर नहीं यूज़ होते। जो स्मॉल स्केल पर है नॉन कमर्शियल, और जो लार्ज स्केल पे है वो कमर्शियल। इसके बाद हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आपका आगे पढ़ेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए पढ़ते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में। सबसे पहला है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज है एनर्जी का, जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर आपकी जनरेट कैसे किए जाती है? बहुत ऊपर से आपका पानी छोड़ा जाता है, जो कि आपके टर्बाइंस को मूव करता है, और वो टर्बाइंस जब मूव करती हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। लाइक आपका डैम वगैरह हो गए, हमने यहाँ पर वाटर स्टोर कर लिया, और ये हमने एक टनल बना दी वाटर के लिए, या आपके टर्बाइंस हैं। तो यहाँ पर जब इस तरह से पानी आएगा, यहाँ से छोड़ा जाएगा डैम से, तो ये जो पानी आपका यहाँ से टनल से होकर टर्बाइन तक जाएगा, तो ये इसको मूव करने के काम आएगा। इस तरह से ये देखिए इधर जाएगी, इस तरह से घूमेगी। जब टर्बाइन घूमने लगेगी तो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होगी आपकी, वो यहाँ पर जनरेटर में स्टोर कर ली जाएगी, जिसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बोलते हैं। तो जो हमारी ये एनर्जी होती है, हाइड्रो पावर एनर्जी है, ये अराउंड 20% आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है वर्ल्ड वाइड की अगर बात करें तो। और ये पोल्यूशन फ्री है, चीप है, रिलायबल है, अच्छी है, इस पर कॉस्ट इतना नहीं लगता है। बस आपके जो प्रोजेक्ट होते हैं, पावर प्रोजेक्ट होते हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये इन पर ही आपका बिल्डिंग पर इनिशियल कॉस्ट लगता है, और उसके बाद आपकी सारी की सारी चीज़ें
एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस मेंटेनेंस पर डैम्स की खर्चा आता है और तो कुछ नहीं। जो आपका फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेटिंग सिस्टम था इंडिया का, वो इस्टेब्लिश हुआ था दार्जिलिंग में इन 1897 पर। और इंडिया के पास हाइडल प्रोजेक्ट्स काफ़ी हैं, जैसे कि भाखड़ा नांगल हो गया, हीराकुंड हो गया, कोसी, नागार्जुन एसेट्रा। तो इस तरह के हमारे सोर्सेज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के अंडर आते हैं। सेकंड है हमारा विंड पावर। जो एनर्जी हमारी हवा के ज़रिए जनरेट होती है उसे हम विंड एनर्जी बोलते हैं। ये विंड एनर्जी क्या करते हैं, आपके इन ब्लेड्स को घुमाती है, और जब ये घूमती है तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है यहाँ से, वो आपकी जनरेटर में स्टोर की जाती है, और इस टावर को इस तरह से बनाया जाता है जो कि जनरेटर वाली एनर्जी फिर हम इलेक्ट्रिसिटी को डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी विंड पावर काम करती है। ये भी एक पोल्यूशन फ्री, वेस्ट फ्री और चीप रिसोर्स है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। और बट ये वहीं पर कामयाब है जहाँ पर आपके फास्ट विंड चलती रहती हो, ताकि हमारी एनर्जी बन सके। जहाँ पर अच्छे से हवा ही नहीं चलती हो, बहुत मतलब क्वाइट हाई प्रेशर चाहिए होता है विंड एनर्जी के लिए, तो इसका पोटेंशियल भी उन्हीं जगह पर हो सकते हैं जहाँ पर हवाएं बहुत तेज़ चलती हों। तो जहाँ पर हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं वहाँ पर हम विंड एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। और आपके 70,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सकते हैं विंड से। इंडिया में इतनी जनरेट होती है, 70,000 मेगावाट एनर्जी हमारी इंडिया में विंड एनर्जी से जनरेट होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका आगे हम पढ़ेंगे टाइडल एनर्जी। अब टाइडल एनर्जी आपका क्या है, ये वो एनर्जी है जो टाइडल मूवमेंट से आपकी बनती है सी वाटर के। ये एनर्जी भी आपकी पोल्यूशन फ्री होती है, रिलायबल सप्लाई होता है इलेक्ट्रिसिटी का। बट ये आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो पावर होती है, ये अराउंड 10 आवर्स अ डे के लिए ही होती है, क्योंकि आपकी ये जो टाइड है उसी के ऊपर डिपेंड कर रही है, ताकि आपकी वो इन और आउट मूव करती रहे। तो इंडिया की अगर टाइडल पावर की पोटेंशियल की बात करूँ तो 9,000 मेगावाट आपकी आइडेंटिफाई की गई है कि इंडिया में टाइडल पावर इतनी पोटेंशियल पर प्रोड्यूस होती है। लाइक आपका गल्फ ऑफ कच्छ हो गया, गल्फ ऑफ कोम्बे हो गया, सदरबन हो गया, ये पर्सपेक्टिव आपके साइड्स हैं टाइडल एनर्जी के। इन दिस जो टेम्परेचर आपका डिफरेंस है वार्म सरफेस सीज पे या फिर कोल्ड सीज वाटर्स पे, ये आपका क्या है, एक तरीके से यूटिलाइज किया जाता है हमारा पावर के अंदर। जो आपकी पावर होती है वो कॉन्टिन्यूस होती है, वो रिन्यूएबल होती है, पोल्यूशन फ्री होती है। तो इस तरह से ये हमारा टाइडल एनर्जी का रिसोर्स था। ये देखिए यहाँ पर डायग्राम में आपका एक्सप्लेन किया गया है। टाइड कमिंग इन, इससे यहाँ पर ये टरबाइन जनरेट होएगी और यहाँ से इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होएगी। जब आपकी जो टाइड इस साइड अगर जो आ चुकी है, जब ये उधर जाएगी दोबारा, तो इस तरह से ये यहाँ पर जब आएगी दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से इस तरह से जनरेट होएगी, जो कि आपकी स्टोर कर ली जाती है। इसके बाद आपका ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, लाइक यहाँ पर जो बताया गया आपका OTEC भी आपका काम करता है। ये भी आपका इसी तरह से आपका यहाँ पर काम करता है। ये इसका आपका सेटअप होता है। तो ये किस तरह से काम करता है आपका, ये भी देखते हैं। वैसे ये ऑप्शनल है, ज़्यादा डीप में नहीं जाते, जितना है आपका टाइडल एनर्जी में उतना कर लीजिए, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर सिर्फ डायग्राम एक्सप्लेन आपका किया गया है, इसकी वर्किंग वगैरह भी कुछ बताई नहीं गई है बुक में। तो इस तरह से आप टाइडल एनर्जी वहीं तक कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद आता है आपका वेव एनर्जी। अब देखिए वेव एनर्जी में आपका क्या है, आपके जो अगर मैं सी की बात करूं, उस पे जो हवा आपकी अक्रॉस होती है, जो वेव्स को लेकर जाती है, तो वो एक बहुत पावरफुल सोर्स होता है एनर्जी का, जो कि कोस्टल एरियाज तक आता है। तो इस तरह से इंडिया की अगर बात की जाए तो इसकी कोस्टल लाइन पर 6,000 किलोमीटर तक की एस्टिमेटेड पोटेंशियल आपका 60,000 मेगावाट्स की एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो ये जो एनर्जी होती है वो नॉन एक्सपेंसिव होती है और पोल्यूशन फ्री होती है। देखिए बस इस चीज़ को याद रखिए, जो आपके वेव्स से मतलब हवा से जो आपकी एनर्जी आ रही है सी के ऊपर जो आपकी विंड्स होते हैं उनका प्रेशर काफ़ी हाई होता है, और वो ही जब हम अपने एक तरीके से सोर्स ऑफ एनर्जी में यूज़ करते हैं, उससे जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, टर्बाइंस को घुमाते हैं, जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी आपकी स्टोर करते हैं, तो इस तरह से ये एक नॉन एक्सपेंसिव और पोल्यूशन फ्री वे है आपका एनर्जी प्रोड्यूस करने का। देखिए इस तरह से ये वेव आ रही है, मान लीजिए वाटर आपका यहाँ से वेव आ रही है, तो ये क्या करती है,
बहुत ही हाई प्रेशर पर हिट करती हैं, जो कि आपके टरबाइंस को घुमाता है और जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जो कि आगे स्टोर होती है आपके डिफरेंट यूज़ के लिए। इसके बाद आता है आपका जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी यहाँ पर क्या किस तरह से आपका काम करती है ये भी देखते हैं। ये एक आपका एक और रिन्यूएबल रिसोर्स है एनर्जी का, जो कि किस तरह से आपका यूज होता है। हम एनर्जी को, हम हीट को अर्थ की उसमें एक तरीके से ट्रैप करते हैं, और इस ट्रैप को हम किस तरह से यूज़ करेंगे, हीटिंग को हम क्या करेंगे, अर्थ के अंदर ट्रैप करेंगे। और जहाँ पर आपका कोल्ड वाटर प्रेजेंट है, मतलब जैसे कोल्ड वाटर का मैं मान लूँ आपका, तो वहाँ पर उसको गर्म जगह पे जहाँ पे हमने एनर्जी स्टोर की है ना, मान लीजिए आपका ये हॉट रीजन है, यहाँ पर हमने क्या किया, कोल्ड वाटर को हमने भेजा। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए कोल्ड वाटर है, हॉट रीजन है, तो आपका पानी तो गर्म होगा ही यहाँ पर। तो ये जो पानी गर्म होगा, यहाँ पर हीट एनर्जी जो ट्रांसफ़र हो रही है, ये क्या करेगी, पानी को इतना गर्म कर देगी कि स्टीम में कन्वर्ट कर देगी। तो बाकी बाद में जो ये स्टीम निकलती है, ये स्टीम फिर हम आगे अपने टरबाइंस में इलेक्ट्रिक जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने स्टीम इंजन तो सुना ही होगा ना। आप मान लीजिए चाय बनाते हैं, तो अगर आपने कुकर, मान लीजिए कुकर में भी तो आपका क्या होता है, जब आप दाल उबालते हैं तो सीटी आपकी लगती है। सीटी किस लिए लगती है, प्रेशर की वजह से, और प्रेशर किसकी वजह से आता है, स्टीम की वजह से। तो वही सेम प्रोसेस है आपका, जिसे हम जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं, जो कि हम अर्थ की जो हॉटनेस है उस पर कोल्ड वाटर डाल के वाटर को हीट करते हैं, और वाटर हीट होने के बाद जो स्टीम निकलती है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये थी आपकी जियोथर्मल एनर्जी। अब आते हैं आगे आपके सोलर एनर्जी पे। देखिए सोलर एनर्जी के बारे में आप सारे के सारे जानते हैं। जब हम सन की एनर्जी को अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती है, सोलर एनर्जी कहलाई जाती है। और ये क्या होता है, जब आपकी सन की एनर्जी अर्थ पर आती है, 10⁸ या -8 या फिर 1% भी एनफ होती है आपकी पावर जनरेट करने के लिए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को हम ट्रैप करते हैं फोटोवोल्टिक कन्वर्सन सिस्टम में। ये है आपका एक तरीके से सोलर कुकर ले लिया हमने, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका क्या करते हैं, हम सन की जो एनर्जी है उसको ट्रैप करते हैं फोटोवोल्टिक कन्वर्सन सिस्टम में, जो कि किससे बनी होती है, आपके सिलिकॉन सोलर सेल्स के। जो सिलिकॉन सोलर सेल हैं आपके, वो कन्वर्ट करते हैं सोलर रेडिएशन को। ये जो आपके सन से जो रेडिएशन आ रही है, इसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। तो इस तरह से हम जब इलेक्ट्रिसिटी मिल गई है, तो उसको हम आगे जब फर्दर चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, वो आपकी सोलर एनर्जी होती है। ये आगे है आपका सोलर सेल फोटोवोल्टिक कन्वर्सन। अब इसमें क्या होता है, सोलर रेडिएशन आपके यहाँ पर पड़ती है। ये क्या है, आपका एक जंक्शन है किसका, बोरोन एनरिच्ड सिलिकॉन, तो आपका ये है। और इसके पीछे आपका क्या है, फॉस्फोरस एनरिच्ड सिलिकॉन है, जो कि आपका क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करता है। और यहाँ से इस तरह से आपका ये सोलर सेल लगा हुआ है, पीवी सेल लगा हुआ है, जो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी को आगे जनरेट करता है, और इलेक्ट्रिक बल्ब यानी एक तरीके से आपका जो सोर्स है जिसमें एनर्जी यूज़ होनी है वहाँ तक पहुँचाता है। तो क्या करता है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है आपका। इसका ये मेन पॉइंट है आपका। तो ये था आपका सोलर सिस्टम, जो कि आप वैसे भी अपने स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। अब आता है आपका बायोमास एनर्जी। जब हम आपके ऑर्गेनिक मैटर से जब एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो उस तरह की एनर्जी जो आपकी होती है, ये हम जब आपके एनर्जी जनरेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो ये आपकी बायोमास एनर्जी होती है। हम एनर्जी किस में ट्रैप करते हैं, एनर्जी इज ट्रैप्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। और आपकी ये किस में इंक्लूड होती है, न्यू प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, रेजिड्यूज़ के लिए, या फिर वेस्ट एग्रीकल्चर जो आपके फॉरेस्ट रेजिड्यू हैं, इन वेस्ट से आपके हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। इट इज़ एडवांटेजियस एज जो आपका वेस्ट होता है वो सारा का सारा यूज़ हो जाता है, ताकि हम आपकी एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकें। तो इस तरीके से ये भी आपका एक नेचुरल रिसोर्स है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। बट बस आपका इसका एक नुकसान होता है, ये ग्रीन हाउस गैसेस को
प्रोड्यूस करता है। आगे है आपका न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी आपकी किससे बनती है? न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन से आपकी जो एनर्जी जनरेट होती है उसे हम न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। और ये किससे होती है? एक यूरेनियम एटम होता है। देखिए, आप वैसे बच्चे साइंस के नहीं हो तो आपके कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बोरोन, सिलिकॉन, फास्फोरस, एल्यूमिनियम। तो इस तरह के जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, इसी तरह से एक एलिमेंट आपका यूरेनियम भी होता है। तो यूरेनियम जो आपका होता है इसको हम ट्रैप करते हैं जनरेट स्टीम के अंदर, जो कि आपका क्या करता है, एक स्प्लिटिंग होती है यूरेनियम की। देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन लिखी गई है, ये आपका यूरेनियम लिया गया है जिसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर आपका लिखा गया है। इसमें हम क्या करते हैं? न्यूक्लियर फिजन करते हैं, इसको अलग अलग आपके एटम्स में बांट देते हैं या तोड़ देते हैं। इसका मीन्स है तोड़ना, स्प्लिटिंग का मतलब अलग अलग करना। तो जब हम यूरेनियम को अलग अलग एटम्स में तोड़ते हैं तो उसे न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं, जिससे आपकी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसे हम न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी जनरेशन आपकी क्या हो गई? न्यूक्लियर एनर्जी। आपके जो न्यूक्लियर फिजन होता है उससे हीट जनरेट होती है। हीट फिर आगे क्या करती है? वाटर को गर्म करने के लिए काम आती है, उससे फिर स्टीम पैदा होती है। फिर आपकी जो स्टीम होती है वो टरबाइंस को रन करती है, टर्न करती है। फिर जब टरबाइन घूमते हैं फिर आपके जो जनरेटर्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि आगे हम स्टोर कर लेते हैं एनर्जी को। तो ये क्या है? न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन आपका बताया गया है। यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें आपका सेटअप है कि आपका ये कोर है, यहाँ पर रिएक्टर है, आपका ये स्टीम जनरेशन हो रहा है, ये टरबाइन को घुमा रहा है इस तरह से। तो ये चीज़ें आपकी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। और ये इनलेट और आउटलेट है आपका पानी पहुंचाने के लिए, ताकि आपका यहाँ पर जो एक तरीके से फ्यूजन हो रहा है, यहाँ से जो हीट जनरेट हो रहा है, जो रिएक्टर बन रहा है आपका, यहाँ पर पानी भेजकर स्टीम में जनरेट किया जा सके। टरबाइन में जब ये स्टीम जाएगी तो उसको घुमाएगी, टर्न करेगी, जनरेटर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को ले लेगा, तो आगे हमें जो कि काम आती है। आगे आता है आपका लाइट वाटर रिएक्टर, हैवी वाटर रिएक्टर और लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो इस तरीके से अगर हम ऑर्डिनरी वाटर यूज़ करते हैं फॉर कूलिंग एंड मॉडरेशन के लिए तो वो लाइट वाटर रिएक्टर है आपका। हैवी वाटर रिएक्टर में क्या होता है आपका रिएक्टर, जब हम हैवी वाटर लेते हैं लाइक ड्यूटेरियम D2O, वैसे देखिए आपका फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। इसको हम वाटर बोलते हैं केमिकल टर्म्स के अंडर। तो ये क्या है आपका? एक तरीके से लाइट वाटर या फिर लाइट वाटर रिएक्टर में जब यूज़ करते हो ऑर्डिनरी वाटर यूज़ करते हो। ऑर्डिनरी वाटर आपका कौन सा है? H2O। बट अगर हम हैवी वाटर की बात करते हैं, हैवी वाटर आपका क्या होता है? ड्यूटेरियम होता है, इसमें H की जगह D लगता है आपका। तो ये D2O जो होता है ये कूलिंग पर्पसेस के लिए जब यूज़ किया जाता है तो हैवी रिएक्टर्स के अंदर इसे हैवी वाटर रिएक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसमें आपका क्या होता है? लिक्विड सोडियम आपका यूज़ होता है एज अ कूलेंट एजेंट, तो उसे बोलते हैं लिक्विड मेटल फास्टर ब्रीडर रिएक्टर, LMFBR। तो जो आपका न्यूक्लियर एनर्जी है वो आपका 6.5% वर्ल्ड की एनर्जी की जो नीड्स होती हैं उसको फुलफिल करता है और ये रिलायबल होती है। बट इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, जो कि डिस्पोज नहीं होते, जिनको डिस्पोज करना बहुत मुश्किल होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट के लिए, जो इन्वायरमेंट है उसके लिए भी बहुत नुकसानदायक होते हैं। मेजर इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स भी कोज होते हैं। इंडिया के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो लोकेटेड है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में तारापुर में, कोटा के किसके? राजस्थान के कोटा में, कालपाक्कम तमिलनाडु के और नरोरा यूपी के। तो यहाँ पर आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, बट ये हेल्थ के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, दोनों के लिए नुकसानदायक होता है। तो आपका आज यहीं तक करते हैं। ये रिन्यूएबल सोर्सेज थे। इसके बाद आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी करेंगे। इसमें कोल, ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे आपका। तो आज के लिए इतना ही बहुत है।